नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए आज से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसी के अंतर्गत आज हम सामान्य हिंदी विषय को पढ़ाऊंगा आज से, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे चर्चा हुई थी कि 100 अंक में 25 अंक के हिंदी की सहभागिता होगी। आज इन्हीं पर पहला टॉपिक, पिछला वीडियो आप देखे होंगे। आज का पहला टॉपिक आपका है वर्ण विचार। इस यूनिट से निश्चित ही आपके यहाँ एक प्रश्न रहते हैं, वर्ण विचार। वर्ण विचार कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आपके लिए है। जैसे हमने चर्चा किया, वर्ण देखने में वर्ण लगता है, किंतु ये हिंदी का आधार होता है या किसी भी विषय का आधार होता है उसका वर्ण या लिपि। तो जब हम वर्ण पढ़ेंगे तो इससे बेहतर संधि होगी, संधि पढ़ेंगे वर्तनी होगी, वर्तनी पढ़ेंगे शब्द होगा, शब्द के माध्यम से लेख। अब वहां ज्यादा ना जाके अब प्रश्न उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण से निश्चित एक प्रश्न बनता है और आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप कहते हैं कि सर वर्ण है, या कोई ध्वनि कह देता है। तो इसको हम विविध तरीके समझते हैं। कैसे, आइए देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कैसे है। तो वर्ण के बारे में परिभाषा है, वह छोटी सी छोटी स्वीकृत ध्वनि वह छोटी सी छोटी स्वीकृत ध्वनि जिनके आगे टुकड़े ना किए जा सकें, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। यहां दो बातें आपने देखा, एक तो छोटी से छोटी देखा, ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी छोटी देखा, दूसरा आपने देखा स्वीकृत। ये दो बातें देखी, एक तो छोटी हो और दूसरा स्वीकृत हो। इनको आप क्या कहते हैं? या तो आप वर्ण कहते हैं या इसी को आप अक्षर कहते हैं ना। क्या था, फिर से सुने, वह छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि, जो ध्वनि एडॉप्ट की गई। ध्वनियां ये भी हैं, किंतु इस ध्वनि को एडॉप्ट भाषा में नहीं किया गया है। तो जिसको आपने स्वीकृत किया है वह छोटी हो और स्वीकृत हो, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जैसे का, ठीक है। फिर एक है आ। अगर देखा जाए तो इस आ के टुकड़े नहीं होंगे, किंतु इस का के टुकड़े होंगे। का में आ छुपा है। तो ये क्या है? वर्ण है। वर्णों की संख्या कितनी होती है हम चर्चा कर लेते हैं। फिर अब प्रश्न उठता है कि वर्ण किसे कहा जाता है और अक्षर किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ण जब किसी भाषा को इसको जैसे लिखते हैं, का को जैसे लिखते हैं, तो इसको लिपिबद्ध जब करते हैं तो इसको आप वर्ण कहते हैं। ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ध्वनि को जब हम उच्चारित करते हैं तो उसको हम अक्षर कहते हैं। कहा भी गया है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई वर्ण नहीं कहा गया है, ढाई आखर कहा गया, ढाई अक्षर कहा गया है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया है। पूछा भी जा सकता है कि जब लिपिबद्ध किया जाता ध्वनि को तो वर्ण कहा जाता है, और ध्वनि को जब उच्चारित किया जाता है तो वही अक्षर हो जाता है। यस, ठीक है, आपने देखा ही। अब फिर यही प्रश्न उठता है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो वर्णों की कुल संख्या, जितने प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। संख्या कितनी है? 52 है। यहां से जितने हमने आपसे बात की, यहां 3 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। एक तो आपको मिला कि वर्ण किसे कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यह आप जानते हैं। फिर अब प्रश्न उठता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, अक्षर भी भाषा की छोटी इकाई है। अक्षर उच्चारित, वर्ण लिपिबद्ध, ठीक है। संख्या इनकी 52 है, ठीक है। इसके आगे भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है।
अब प्रश्न उठता है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। अब बात हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, वर्ण के भेद कितने होते हैं। आइए देखते हैं, वर्णों के 3 भेद होते हैं। इसको साथ साथ आप लिखते जाएंगे, नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि ये विधिवत क्लास के रूप में होगा सब। सॉरी, वर्ण के भेद। अब भेद पर हम चर्चा करें तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा इसी में अयोगवाह। अब हम इन तीनों को समझेंगे, इन तीनों को समझने के बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आपने वर्ण देखा कि छोटी सी छोटी स्वीकृत ध्वनि, ठीक है। आइए देखें, तो जो ये 3 भेद हैं अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले स्वर को, फिर व्यंजन को, फिर अयोगवाह को। कहीं कहीं वर्णों के आप लोग 3 भेद देखते हैं तो वह गलत है। जिन किताबों में वर्णों के 3 भेद लिखे गए हैं तो वहां स्वरों की संख्या 13 लिखी गई होगी। ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको समझाते हैं। वहां स्वरों की संख्या 13 लिखी गई होगी, ठीक है, पुरानी किताबों में है। और जहां पर स्वरों की वर्णों के भेद 3 लिखे गए हैं वहां स्वरों की संख्या 11 होगी। ठीक है। अब आइए हम एक एक को समझते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्वर किसे कहा जाता है। स्वर को आप ऐसे समझें कि आप लिखते भी जाएंगे, बहुत धीरे से मैं बोलूंगा। फेफड़े से उठी वह वायु, वायु या ध्वनि। फेफड़े से उठी वह वायु, वायु ही होगी। जब यहाँ का कल कंठ से ऊपर जाता है तो वह ध्वनि हो जाता है, इसके पहले वायु रहती है। फेफड़े से उठी वह वायु जो निर्बाध रूप से मुंह के रास्ते बाहर निकले, अर्थात बिना बाधा के मुंह के रास्ते बाहर निकले, उसे स्वर कहा जाता है। फिर यही होता है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी की जरूरत नहीं पड़ती। किसी की जरूरत का प्राय मतलब है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह में से। तो स्वर स्वतंत्र रूप में, जैसे अभी हमने देखा कि आ आपने लिखा हुआ था, तो आ के आगे कुछ और नहीं लिखा गया था, फिर आपने क लिखा था तो हलंत लगा कि यहां आ लिखा गया था, ऐसे था। तो अब प्रश्न उठता है कि जो निर्बाध रूप से वायु निकलती है, मुंह के रास्ते स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उसे स्वर कहा जाता है। यहां एक प्रश्न बनेगा आपसे, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में से कौन स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, कौन सा नहीं बोला जाता है। तो ठीक, अब प्रश्न उठता है स्वरों की कुल संख्या कितनी है और स्वरों की मूल संख्या कितनी है। हम यहाँ संख्या तक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फिर मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा एक बड़े फेज में, क्योंकि मैं इस स्तर से प्रयास करना चाहूंगा कि आप कोई भी परीक्षा दें, इसके बाहर प्रश्न ना आए। ठीक है, आइए देखें, इनकी कुल संख्या 11 है और मूल संख्या इनकी 3 है। अब कुल और मूल कैसे है, थोड़ा सा आप समझें, दिख रहा होगा। यहां से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, देखें, कुल के अभिप्राय में आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, आओ। कितना हुआ? ठीक है, ये आपके 11 हुए। अब कुल कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। अब कुल कितने हैं? 11
और मूल कितने हैं? 3, आ, ई, उ, ये 3 है। प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। और संगीत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? संगीत में स्वरों की संख्या 7 होता है। वो दूसरी बात है, जब आप जीके पढ़ेंगे तो वहां प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए इसका परीक्षण कर लेते हैं कि कैसे ये 3 है। अब यहां आप मुझे बताएंगे आ धन आ बराबर बड़ा, किसको हमने जोड़ा? जो आपका ये आ है मूल, ठीक है, छोटा छोटा जोड़ के हमने बड़ा बना दिया। फिर देखें ई धन ई बराबर ई, फिर उ धन उ बराबर उ। अब ये देखो 1 2 3, इन्हीं 3 से इनमें से बनाना है, ठीक है। ये देखिए, अब 3 3 6 हो गए। अब आपको कितने देखने हैं? 5। 5 कैसे बने हैं? री अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अब ये आपको मिलेगा ए आई ओ आओ, ए आई ओ आओ, ये 4 हैं। ये किसके किसके मेल से बना है? संयुक्त स्वर के परिप्रेक्ष्य में इसको आप समझेंगे, हालांकि इसके वीडियो पड़े हुए हैं। आ छोटा बड़ा या बड़ा छोटा कुछ भी, और ई छोटा बड़ा कुछ भी, छोटा बड़ा बड़ा छोटा कोई किसी के साथ जुड़ने के बाद आपको देता है ए, ठीक है। ये सब हो गए। अब देखिए ये, फिर यहां देखें फर्स्ट पार्टी में आ और सेकंड पार्टी में जो आपको मिला है ए, इसके मेल से बनता है आए। क्लियर हो गया? अब कितना बचा? ओ आ और उ या उ, इसके योग से तो क्या बन गया? ओ, ठीक है। छोटा बड़ा बड़ा छोटा दोनों रहेगा। फिर आओ किसके योग से बनेगा? देखें यहां छोटा आ बड़ा आ या ओ जो मिला है, या आओ भी जुड़ जाता है संधि के नियमों के अनुसार, तो ये इसके साथ भी बड़ा ऊ भी जुड़ जाएगा, इसके साथ भी ऐ जुड़ जाएगा। कंफ्यूज आप होंगे इसलिए उस पर हमने चर्चा नहीं किया। तो आओ शब्द जो है किसके मेल से बना है? आ या ओ के मेल से आओ बना है। अब आप देखें कि ये जो 3 मूल हैं, इन्हीं 3 मूलों से ये आपके सारे स्वर बनाए गए हैं। अभी एक परीक्षा में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो उसमें 4 विकल्प दिए गए थे। एक विकल्प में आ था, ध्यान रखेंगे बड़ा, फिर एक विकल्प में ए था, फिर आय था, फिर आओ था। रहने दो, क्या था? आओ था। तो इसमें से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें लड़के समझे कि कमीशन ने गलत क्वेश्चन बना दिया हुआ है, किंतु कमीशन ने गलत क्वेश्चन नहीं बनाया था। कमीशन इतनी बड़ी भूल नहीं करता। फिलहाल कभी कभी तो माया है ना, उस माया से आप लोग 2-4 भी हुए होंगे। फिर देखेंगे कैसे क्या है। आइए देखते हैं। तो इसमें जो आपको ए आई और ओ मिला है, तो वो संयुक्त स्वर के परिप्रेक्ष्य में लिए गए थे, और ये स्वर क्या है? ये दीर्घ स्वर के परिप्रेक्ष्य में लिए गए थे। तो ये दीर्घ स्वर है और ये तीनों संयुक्त स्वर के परिप्रेक्ष्य में लिए गए हैं। और जब मैं दीर्घ स्वर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहां 7 है, 7 में ये भी शामिल है, समझिएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न विकल्पों पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे विकल्प बनते जाएंगे वैसे वैसे आपके उत्तर बदलते जाएंगे, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं। यहां मुझे बताना था कि स्वर किसे कहते हैं, कुल कितने स्वर हैं और मूल कितने स्वर हैं, संयुक्त स्वर क्या है,
इस आधार पर हमने स्वरों के बारे में बताया। अब स्वरों के विविध आधार पर एक चार्ट के माध्यम से हम आपको भेद बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहां चार्ट बताएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, अभी मुझे और सारी चर्चाएं करनी हैं। आइए देखते हैं। अब प्रश्न उठता है, व्यंजन किसे कहा जाता है? शॉर्ट में समझें। व्यंजन, फिर वही परिभाषा को आप दोहराएं। फेफड़े से उठी वह वायु, फेफड़े से उठी वह वायु जो मुंह में अंशतः रुक रुक कर बाहर निकले। कैसे रुके? रुक रुक कर बाहर निकले। फेफड़े से वायु उठे और मुंह के रास्ते रुक रुक कर बाहर निकले, वो व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अपितु स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। यहां बात पकड़नी है, निर्बाध रूप से नहीं, बाधा दे के रुकता है, रुक रुक के निकलता है, और स्वतंत्र रूप से नहीं, इनके उच्चारण में स्वरों की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको बताया गया था का, खा, गा। तो अब का जो है, का को उच्चारित करने में इसके साथ स्वर लगा हुआ है। स्वर क्या लगा है? हम यहां लिखते हैं, का में हलंत लगाए, स्वर निकल के बाहर आया। खा में हलंत लगाए और आ निकल के बाहर आया, और गा में हलंत लगाए और आ निकल के बाहर आया। इसी प्रकार से अगर कहीं की लिखा रहेगा, ध्यान देंगे, समझने की जरूरत है। अगर की पर हम हलंत लगाते हैं तो इसमें से स्वर निकलेगा, ई निकलेगा, ध्यान रखेंगे। तो स्वर निकलेगा, स्वरलेस हो जाएगा, तो यहां आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अपितु स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। अब फिर प्रश्न उठता है कि इनकी कुल संख्या कितनी है, या इनकी मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या इनकी यहां 33 है। अभी आपको इतना समझना है। शेष इन स्वरों को हम 4 आधार पर बताने की कोशिश करेंगे। स्पर्श के आधार पर, नाद के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर, और वायु प्रक्षेप के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से यहां भी होगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, इनको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे, अदरवाइज आपका वीडियो बड़ा होता जाएगा। क्योंकि हम कम में ज्यादा समझें वो ज्यादा मेरे लिए लाभकारी होगा। अब प्रश्न उठता है, आयोग वाह क्या है? एक बार इसको समझ लें। आयोग वाह, ध्यान दें, आयोग वाह का मतलब ये 2 शब्दों, एक आयोग्य और धन वाह, वाह या निर्वाह, समझने का प्रयास करें। तो जो आयोग होते हुए भी साथ दे, उसी को आयोग वाह कहा जाता है। आयोग वाह में की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है, जिसे आप अंग आ के रूप में लिखते हैं। इस अंग को अनुस्वार और इसको आप विसर्ग जानते हैं। अब मुझे आप थोड़ा बताएं कि क्या वास्तव में आयोग वाह है? आइए थोड़ा सा परीक्षण कर लेते हैं। लिख ले फास्ट। ठीक है, ये हो गए आपके 13 को लिखे गए हैं। ऐसे लिखा जाता है, 13 है। हाँ, अब यहां लिखा अंग, यहां लिखा अह। आप मुझे बताएं कि जो अंग के नीचे ऊपर यह बिंदी लगी है, जिसको आप अनुस्वार कहते हो, और जो विसर्ग के आगे ये लगा है, इसको आप विसर्ग कहते हो। क्या कहीं आप अकेले स्वतंत्र रूप से लिखे हुए देखा हुआ है? कहीं भी स्वतंत्र रूप से अकेले, चाहे ये हो या ये हो, लिखा हुआ देखा है? शायद नहीं। क्योंकि ये जब लिखा नहीं जाता तो क्या है? बेकार है, अयोग्य है। इसलिए कहा जाता आयोग वाह ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। इनकी गणना स्वरों और व्यंजनों में नहीं की जाती है। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है।
स्वरों व्यंजनों में नहीं की जाती है। इसीलिए अब ये 2 निकल गए तो इनकी स्वरों की संख्या कितनी बचती है? 11 बचती है। इस दृष्टिकोण से 11 है। तो आयोग वाह ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, किंतु वाह साथ में लगा है। वाह का अभिप्राय है निर्वाह, जो साथ दे। साथ कहां देंगे? जैसे आपको कभी यहां इनको समझें, अंत लिखना पड़े, बिंदी लगा अनुस्वार, फिर संत लिखना पड़े, फिर कंत लिखना पड़े, तो अर्थात आयोग होते हुए भी आपका साथ दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है आयोग वाह ना स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, अपितु स्वर और व्यंजन के सहारे भूले जाते हैं। आपने देखा आ के साथ, सा के साथ, ठीक है, इस प्रकार से लगे। लेकिन एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, विसर्ग के साथ भी ऐसा होता है। अतः, प्रातः, स्वतः, ठीक है, अतः प्रातः स्वतः आपने देखा। तो इस प्रकार से आयोग वाह हुए। अब एक बात ध्यान देने का आपको जरूरत और है कि जहां पर विसर्ग होंगे वो शब्द तत्सम होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपने स्वर, व्यंजन और आयोग वाह का आपने प्रारंभिक परिचय समझा। अब इन स्वरों को, व्यंजनों को, चूंकि मुझे यहाँ बहुत सारी चीजें पढ़नी, वीडियो आपके बड़े होते जा रहे हैं, चूंकि वैसे लाइव क्लास होता तो लेक्चर हम दे सकते थे, लंबा लेते आप क्लास। अब शेष भाग हम दूसरे वीडियो में एक चार्ट फ्रेम में बताएंगे और उसको वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। आप इसको देखें और अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।